हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज हम जो है वो टैट एग्जाम का जो है एक क्वेश्चन पेपर जो है जिसमें साइकोलॉजी पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास ये रहेगा आज का जो हमारा साइकोलॉजी पोर्शन है ये हम डिस्कस करने वाले हैं जिस एग्ज़ाम का वो है HP टैट नॉन मेडिकल एग्ज़ाम, जो कि आप लोगों का 8 जून 2025 का, यानी कि जो जून सेशन में हुआ है। अब आप लोग जो है वो तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, नवंबर सेशन के लिए कर रहे हैं, दिसंबर के लिए, है ना। तो आपका जो इससे पिछला जो आप लोगों का टैट रहा है नॉन मेडिकल, तो आप देख रहे हो कि जून सेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके पास साइकोलॉजी पोर्शन में पूछे गए थे। तो उसके हम यहाँ पर जो है वो 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखते हैं कि क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि किस सीखने की शैली में शारीरिक गतिविधि के माध्यम से सीखना शामिल है। यानी कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, हमारा जो लर्निंग स्टाइल है जिसमें हम अपने शारीरिक गतिविधियां करते हैं, अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहेंगे? विजुअल कहेंगे, ऑडिटरी कहेंगे, ऑप्शन सी है काइनेस्थेटिक कहेंगे, या ऑप्शन डी वर्बल कहेंगे। तो आपके पास विजुअल का मतलब होता है देखना, ऑडिटरी का मतलब होता है सुनना, काइनेस्थेटिक का मतलब होता है गतिकीय और जो गतिक भी बोलते हैं, और वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। तो इनमें से हमारे पास कौन है जिसमें शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं? हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काइनेस्थेटिक जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल भी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है काइनेस्थेटिक। क्यों? जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं एंड रिमेंबर कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी कि इसमें जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं, मूवमेंट से रिलेटेड होती है और ये फिजिकल एंगेजमेंट से रिलेटेड होती है हमारी काइनेस्थेटिक। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? What is the primary purpose for summative assessment, यानी कि जो हमारी समेटिव असेसमेंट है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन और एक होता है हमारे पास योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इवैल्यूएशन के पॉइंट से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो योगात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहली ऑप्शन है आपके पास टू प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग, यानी कि जिस समय पर आप लर्निंग कर रहे हैं उस समय पर जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करना। टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जो उसके अनुदेशनात्मक पीरियड होते हैं उसके एंड टाइम पे जो है वो मेजर करना स्टूडेंट के लर्निंग को। थर्ड ऑप्शन है आपके पास टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, जो उनको सीखने में जिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो लर्निंग डिफिकल्टीज उसके सामने आ रही है उनको डायग्नोज करना। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, या स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए मोटिवेट करना। तो समेटिव असेसमेंट का यहाँ पर मेन पर्पस पूछा गया है, कौन सा होगा? तो समेटिव असेसमेंट का पर्पस होता है हमारे पास कि मेजर करना स्टूडेंट की लर्निंग को एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी कि जिस टाइम पे वो सीख रहे हैं उस टाइम पे उनकी लर्निंग को जो है, या उनके लास्ट में जो है उसके एंड में। देखो एक होती है फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। तो जो आप देखते हो छोटे छोटे टीचर टेस्ट लेता है, असाइनमेंट्स देता है, वो होती है हमारी फॉर्मेटिव। और जो एक होता है आपके पास जो है वो ईयरली एग्जाम होता है, यानी कि लास्ट में, तो वो एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं वो होती है समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो इस चीज की। समेटिव असेसमेंट इवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ अ यूनिट। कोई भी यूनिट है उसका अगर एंड हो रहा है, किसी भी कोर्स का अगर एंड हो रहा है, टर्म का एंड हो रहा है, उन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, ट्रू ओवरऑल अचीवमेंट को डिटरमाइन करने के लिए जो है इस तरीके के जो है वो छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बंडूरा का नाम सुना है आप सभी ने, विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सोशल लर्निंग, यानी कि बंडूरा के अनुसार
कौन सा कारक है जो सामाजिक अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर 1 है रेनफोर्समेंट, सेकंड है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, थर्ड है पनिशमेंट और लास्ट है ट्रायल एंड एरर। तो देखिए, रेनफोर्समेंट के बारे में इन्होंने नहीं बताया है, ट्रायल एंड एरर के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने जो एल्बर्ट बंडूरा हैं, इनकी थ्योरी थी कि बच्चे जो है दूसरों को देखकर सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन के बाद आप लोगों को हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप आराम से उस चीज को पढ़ सकते हो। बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज करती है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम अवलोकन करके या उनको देखकर, निरीक्षण करके जो है वो हम लर्निंग कर सकते हैं, इमिटेट करके, उनका अनुकरण करके, उनकी नकल करके, देयर बिहेवियर रेदर देन ओनली थ्रू रेनफोर्समेंट और ट्रायल एंड एरर। सिर्फ रेनफोर्समेंट के थ्रू नहीं, बल्कि उनके कंपैरिजन में हम इन चीजों से कर सकते हैं, ना ट्रायल एंड एरर से, ना रेनफोर्समेंट से, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर हम क्लासरूम के मैनेजमेंट के बारे में बात करें, कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में, व्हाट डज द टर्म पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब क्या है? यानी कि सकारात्मक अनुशासन शब्द का मतलब क्या है? पनिशमेंट स्टूडेंट फॉर बैड बिहेवियर, सकारात्मक अनुशासन का मतलब क्या है? कि बच्चों को जो है वो पनिश करो उनके गलत व्यवहार के लिए। यूजिंग रिवॉर्ड्स टू एनकरेज गुड बिहेवियर, जो रिवॉर्ड्स है उनको ज्यादा से ज्यादा इनाम दे ताकि उनके अच्छे व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। एस्टेब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्लियर रूल्स जो है उनको बताएं, उनके क्या परिणाम हो सकते हैं वो बताए जाएं। इग्नोरिंग बैड बिहेवियर, और उनके जो बैड बिहेवियर है उसको इग्नोर किया जाए। तो सकारात्मक अनुशासन इनमें से कौन सा हो सकता है? तो हमें क्या करना है? स्टूडेंट के व्यवहार को बढ़ाना होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं उसे, ठीक है, या सकारात्मक अनुशासन। पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब है यूजिंग रिवॉर्ड्स टू एनकरेज गुड बिहेवियर, ताकि अच्छा व्यवहार जो है वो उसको बढ़ावा दिया जा सके। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका आंसर। दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जैसे कि आप सभी ने जो है वो एग्जाम भरे हुए हैं टैट के रिगार्डिंग, है ना, या कुछ स्टूडेंट जो है ने जो है वो भरने हैं, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो हमारे साथ में जो है वो क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहता है, कोर्स को परचेज करना चाहता है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस को परचेज करना चाहता है, रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखना चाहता है, तो मैं आप लोगों के सामने एक नंबर दे रही हूँ 7018186561। आप इस नंबर पर जो है वो कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। और अगर इसके अलावा आप लोगों को लाइव क्लासेस देखनी है, लाइव क्लासेस के अलावा उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है, ठीक है, जिनमें आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं जो भी आपकी क्लास हो रही होती है, और उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर मैं इस कंप्लीट कोर्स की फीस की बात करूं तो आप लोगों को सिर्फ जो है वो 1 टाइम फीस पे करनी है, जिसकी आप लोगों के पास जो है वो 3000 रहेगी। ये सिर्फ आप लोगों की 1 टाइम है फीस। ओके, आपको एडमिशन के टाइम पे ही इस चीज को देना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जो है वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हो। सिर्फ रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तब भी आप रिकॉर्डेड बैच को परचेज कर सकते हो। अगर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड देखना है तो आप वैसे भी बता सकते हो, ठीक है। इस नंबर के थ्रू आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो रही है कि कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर, कि किस निर्देशात्मक रणनीति में छात्रों को एक दूसरे को पढ़ाना शामिल है। कौन सी होती है जिसमें छात्र जो है वो एक दूसरे को पढ़ाते हैं? ऐसे तो काम किसका है पढ़ाने का? टीचर का है। लेकिन जहां पर छात्र जो है वो एक दूसरे को पढ़ाते हैं उसे क्या कहेंगे? पीयर ट्यूटरिंग कहेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहेंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए
पीयर ट्यूटरिंग होते हैं जो हमारे संगी साथी होते हैं। जब होता है ना कोई एक हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, उसमें एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, वो किसी मतलब ये बोल सकते हैं ना कि हमेशा क्लास में टॉप करता है, तो वो बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पीयर ट्यूटरिंग कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Peer tutoring allows students to teach and support each other, reinforcing their own learning. वो खुद की लर्निंग को भी जो है reinforce करता है, बढ़ाता है, while helping classmates, जब वो बाकी classmates की help करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, Which stage of Piaget's cognitive development theory involves children understanding conservation? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चों को संरक्षण को समझना शामिल है, कंजर्वेशन को समझना शामिल है? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में? सेंसरी मोटर का मतलब है संवेदी पेशियां, दूसरी है आपके पास यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो कंजर्वेशन है कि कहाँ पर किस चीज में कितना वॉल्यूम है, किसी चीज का कितना, जैसे एक प्लेट में इसमें और इसमें मान लीजिए कि 500 है अमाउंट, 500 ml है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो है यहाँ पे कंजर्व करना सीख जाता है, संरक्षण करना सीख जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड कितना है, 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। चिल्ड्रन ग्रैप्स कॉन्सेप्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ, कि किसी चीज का मास कितना है, भार कितना है, वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, नंबर कितना है, यानी कि संख्या में कितना है, एंड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम जो है यहाँ पर लॉजिकली उनके बारे में जो है वो सोचना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, Which of the following is the best description of scaffolding in education? ये जो स्कैफोल्डिंग है जिसे कि मचान के नाम से जाना जाता है, शिक्षा में मचान का सबसे अच्छा वर्णन है। किस चीज के बारे में? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट स्टूडेंट्स इनपुट, बिना स्टूडेंट की इनपुट के यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराई जा रही होती है। ऑफरिंग सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज स्टूडेंट बिकम मोर कॉम्पिटेंट, स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो मोर कॉम्पिटेंट बन सके, यानी कि सक्षम बन सके किसी चीज में। अलाउइंग स्टूडेंट टू लर्न एंटायरली ऑन देयर ओन, यहाँ पे स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो खुद से सारी चीजों को सीखे। असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, कि जब अधिगम प्रक्रिया का एंड होता है उस टाइम पे जो है वो स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पर आकलन करना है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कौन सा हमारे पास यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि क्या किया जा रहा है, एक टेम्परेरी हेल्प या हिंट जो है वो बच्चे को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑफरिंग सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉम्पिटेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग एक जो है वो टीचिंग मेथड है where guidance is provided initially and gradually, धीरे धीरे दी जाती है शुरू में, और withdraw as learner gain independence, ताकि बाद में वो खुद से जो है वो उस चीज को सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार which stage of cognitive development is characterized by the ability to think logically about concrete events? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था ठोस घटनाओं के बारे में या जो कंक्रीट चीजें होती हैं उनके बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता की विशेषता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। अभी मैंने आप लोगों को इन चीजों के बारे में बताया था और सेम क्वेश्चन है, वहां पे हमने इस चीज को जो है वो एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 के बीच में चल रही है, 7 से 11 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो हमारी कंक्रीट चीजें होती हैं यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि वो कौन सी चीज होती है जहां पे लॉजिकली शुरू हो जाता है यहाँ पे सोचना, तो वो है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
क्या कहा गया है? इन दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन रीजन लॉजिकली, तार्किक पूर्ण ढंग से जो है यहाँ पर सोचता है अबाउट टेंजिबल कंक्रीट सिचुएशंस के बारे में, बट में स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन जो अमूर्त चीजें होती है जिनको वो छू नहीं सकता है या जिनमें सिर्फ हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है, उन कॉन्सेप्ट के साथ में वो स्ट्रगल यहाँ पर उसको देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड, द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, यहाँ पे इस शब्द को संदर्भित करता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट द हेल्प, यहाँ पे बोला जा रहा है, एंड व्हाट दे कैन डू विद, यानी कि वो जो है वो बच्चा, मतलब उनके बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है कि लर्नर क्या कर सकता है बिना हेल्प के, और अगर उसको हेल्प मिल जाए तो वो क्या कर सकता है। द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की फाइनल स्टेज है। अ स्टेज वेयर लर्नर्स डिपेंड एंटायरली ऑन द टीचर, ये वो अवस्था है जिसमें कि जो लर्नर है, शिक्षार्थी है, वो पूरा जो है वो टीचर के ऊपर डिपेंड होगा। द एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली, या ऐसी क्षमता जिसमें जो है वो जो कोई भी टास्क है उसको इंडिपेंडेंटली जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा क्या जानता है, अगर उसको स्कैफोल्डिंग मिल जाए यानी कि हेल्प मिल जाए तो वो उस हेल्प से क्या कर सकता है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ZPD identifies task a learner can achieve with guidance, highlighting the potential for learner beyond current independent abilities। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में? Which of the following is key principle of child centered education, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका प्रमुख सिद्धांत क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है जहां पर बच्चे को जो है वो केंद्र मानकर जो है वो चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो ऑप्शन है द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, कि जो शिक्षक है वो प्राइमरी प्राथमिक सोर्स है नॉलेज का, अगर टीचर नहीं होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। लर्निंग शुड बी पैसिव एंड टीचर डायरेक्टेड, जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, पैसिव होनी चाहिए, निष्क्रिय होनी चाहिए, निष्क्रिय तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर ओन लर्निंग, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग चीजें होंगी तभी तो वो सक्रिय होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फेसिस एक्टिव लर्निंग के ऊपर जो है फोकस करता है, एक्सप्लोरेशन के ऊपर की ताकि वो बच्चा एक्सप्लोर कर सके, एंड डिसीजन मेकिंग बाय चिल्ड्रन रेदर देन पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, कि पैसिव नहीं बनना है, उसके कंपैरिजन में एक्टिवली बिहेव करना है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। What is the primary purpose of formative assessment? Summative assessment मैंने आपको बताया था क्लास के एंड में हो रही है, किसी भी कोर्स के एंड में हो रही है, लास्ट में हो रही है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम, क्या प्राइमरी पर्पस है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है यहाँ पे क्या है? टू असाइन ग्रेड्स, कि उनको ग्रेड्स देना है। टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली, लर्निंग डिफिकल्टीज को जो है आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और उनकी टीचिंग को जो है उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। टू इवेलुएट द टीचर्स परफॉर्मेंस, जो टीचर की परफॉर्मेंस क्या रही है उस चीज को इवेलुएट करना। टू मेजर लर्निंग एट द एंड ऑफ अ टर्म, कि टर्म के एंड पे जो है यहाँ पर उस चीज को चेक करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, छोटे छोटे टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि बच्चे को डायग्नोज किया जाए कि वो क्लास के मतलब जब उनका एंड होगा ना टर्म का तो वो लिख भी पाएंगे, उनको समझ भी आ रही है चीजें कि नहीं, तभी तो वो लास्ट में पेपर दे पाएंगे। तो छोटे छोटे टेस्ट इस चीज के लिए लिए जाते हैं ताकि उनको डायग्नोज किया जा सके यहाँ पे। टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जो भी जिस टाइम पे पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पे जो है ये करवाई जाती है। किस चीज के लिए? आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग गैप्स को एंड हेल्प टीचर्स मॉडिफाई देयर टीचिंग स्ट्रेटजीज, ताकि वो मतलब ये स्टूडेंट
को चेक करने के लिए, उनके लर्निंग गैप्स को कवर करने के लिए, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि टीचर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सके अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ सके, और लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करने के लिए जो भी रिजल्ट अगर चाहिए तो उन चीज़ों को कैसे हमने प्राप्त करना है, कैसे चीज़ को बढ़ाना है, उसके लिए ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट है, Which psychologist is best known for the theory of multiple intelligence? Multiple intelligence यानी कि बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, बीएफ स्किनर, एरिक एरिक्सन। बाकी कोई भी यहाँ पर जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपके पास हार्वर्ड गार्डनर है। इन्होंने एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, अलग अलग टाइप की है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन्होंने जो है यहाँ पर 8 टाइप की सारी इंटेलिजेंस के बारे में बताया हुआ है। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड स्पेशल। ठीक है, स्पेशल यानी कि स्थान के बारे में, जैसे कि आपके जो पायलट्स लोग होते हैं ना, उनको होती है स्थान की नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following strategies is most effective for development critical thinking in students? छात्रों में जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है यानी कि आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? अगर आपको आलोचनात्मक सोच को विकसित करना है, मेमोराइजेशन, ग्रुप डिस्कशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस या लेक्चर बेस्ड लर्निंग, तो इनमें से आलोचनात्मक चीज को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है हमारे पास? आलोचना कब की जा सकती है? अगर हमें किसी की जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करनी है किसी के बारे में, तो ग्रुप में ही की जा सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप डिस्कशन, हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी बोला गया है कि ग्रुप डिस्कशन प्रमोट करता है इवैल्यूएशन को, एनालिसिस को, कि हम एनालाइज कर सकते हैं उनको, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं आइडियाज को, विच आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्राथमिक विकास कार्य क्या है? किशोरावस्था का पूछा गया है। डेवलपिंग ट्रस्ट, की विश्वास को जो है यहाँ पे ट्रस्ट को डेवलप करना, एस्टेब्लिशिंग इंटीमेसी, इंटीमेसी को जो है स्थापित करना, या डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि पहचान को जो है वो उसको विकसित करना, अचीविंग जनरेटिविटी यानी कि जो जनरेटिविटी है उसको प्राप्त करना, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था का मेन काम क्या होता है? हमें अपनी पहचान बनानी होती है। तो यहाँ पे डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हो आप यहाँ पे इन एरिक एरिक्सन थ्योरी, इन्होंने दी है साइको सोशल थ्योरी, ये नाम याद रखना आपने। एडोलेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के अंदर आती है। ये अगर स्टेज भी आपसे पूछी जाए, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, वेयर डेवलपिंग अ पर्सनल आइडेंटिटी इज क्रूशियल। जहां पर डेवलपिंग होती है, जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है उसको यहाँ पे वो क्रूशियल होती है, वो डेवलप करना, तो उस चीज के ऊपर काम करने के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट। यानी कि विद्यार्थियों में अगर हमें लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज लाना है, दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबलन जो है वो सर्वाधिक प्रभावी होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट और नो रेनफोर्समेंट। तो अगर व्यवहार में परिवर्तन बनाए रखना है लंबे समय तक, तो लंबे समय के लिए कौन सी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होनी चाहिए, वही लंबे समय तक रह सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एनकरेज करता है जो डिजायरेबल बिहेवियर है, जैसा व्यवहार आप चाहते हो कि आपको वैसा मिले। कैसे होगा वो? रिवॉर्ड दिए जाएं, विद स्ट्रेंथन द बिहेवियर, जो बिहेवियर है व्यवहार को स्ट्रेंथन किया जाए टाइम के साथ में, एंड प्रमोट करता है वो लॉन्ग टर्म लर्निंग को। ठीक है, याद रखिएगा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन रेफर्स टू। शिक्षा में तत्परता की अवधारणा का अर्थ क्या है? तत्परता का नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका मतलब क्या है? अ स्टूडेंट एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कंटेंट, एक कोई स्पेसिफिक कंटेंट को लर्न करने की क्षमता, या द टाइमिंग ऑफ कंटेंट डिलीवरी, या कोई कंटेंट हमें डिलीवर करना है उसकी टाइमिंग है। द टीचर्स प्रिपरेशन फॉर द लेसन, कि जो टीचर है वो लेसन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो तत्परता की अवधारणा का अर्थ क्या है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें से कौन सा हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तत्परता का मतलब है स्टूडेंट की एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, तत्परता होनी चाहिए। तत्परता की अवधारणा का मतलब है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक कंटेंट के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, उसमें एक क्षमता होनी चाहिए। अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कंटेंट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडीनेस रेफर्स टू द लर्नर्स प्रिपरेशन, प्रिपेयर्डनेस, बोथ मेंटली भी वो प्रिपेयर हो, फिजिकली भी वो प्रिपेयर्ड हो टू ग्रैस्प सर्टेन कॉन्सेप्ट और परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहा गया है यहाँ पे? Which of the following best describes the learning by doing approach? करके सीखने की जो दृष्टिकोण है यहाँ पर वो सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा है वो सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है जिसमें करके सीखना है? हमने कंस्ट्रक्टिविज्म है, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिव लर्निंग है, या रोट लर्निंग है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं रचनावाद कहते हैं। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब होता है संज्ञानात्मक अधिगम, और रोट लर्निंग का मतलब है रट कर सीखना। तो जो करके सीखना, जब हम क्रिएटिविटी करते हैं ना, हम खुद करते हैं तभी तो कोई चीज परफॉर्म करते हैं, तो करके सीखना आपका कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेज एक्टिव लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड एंगेजमेंट rather than a passive receiving information। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहा गया है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, यानी कि जो एक रचनात्मक कक्षा है उसका मुख्य फोकस क्या है? टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, कि टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन को लीड करे। स्टूडेंट सेंटर्ड जो लर्निंग है वो है आपके पास रचनात्मक कक्षा का मतलब। रोट मेमोराइजेशन है, रटकर चीजों को करना, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे है स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। क्रिएटिविटी कहाँ होगी? जब वो खुद करेगा। फोकस क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम का मुख्य फोकस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रायोरिटाइज करते हैं द लर्नर्स एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन, कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। ठीक है, समस्या समाधान के थ्रू इन सारी चीजों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट डज रूब्रिक रेफर्स टू? मूल्यांकन के संदर्भ में ये जो रूब्रिक होता है किसका उल्लेख करता है? अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक कोई स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत टेस्ट है, परीक्षण है, उसका उल्लेख करता है रूब्रिक। या अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्कोरिंग स्टूडेंट वर्क, या इसमें गाइडलाइंस होती हैं, उनका एक सेट होता है किस चीज के लिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो काम में स्कोर कर सके। अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो रचनात्मक मूल्यांकन का एक टाइप है। अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन का मेथड है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये क्या है? रूब्रिक है आपके पास, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं ताकि फॉर स्कोरिंग स्टूडेंट्स वर्क, जिससे हम जो है वो स्टूडेंट के जो परफॉर्मेंस है, जो भी उसकी है चीज, उसको वो स्कोर कर सके। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है रूब्रिक जो है वो प्रोवाइड करता है क्लियर क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस ऑन टास्क कि उन्होंने कौन सा टास्क किया है, एंश्योर करता है कंसिस्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है। स्टडिंग टू गेट अ गुड ग्रेड, जब पढ़ाई में अच्छा ग्रेड मिले तो वो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है।
लर्निंग बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं तो वो है कंप्लीटिंग अ टास्क फॉर रिसीविंग अ रिवॉर्ड, किसी टास्क को कंप्लीट किया जाता है ताकि रिवॉर्ड मिले। अवॉइडिंग पनिशमेंट बाय फॉलोइंग रूल्स, पनिशमेंट को अवॉइड किया जाता है बाय फॉलोइंग रूल्स के थ्रू, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब इंट्रिंसिक होती है, जब हम अंदर से करते हैं कोई चीज, अपने अंदर से हमें अभी प्रेरणा मिल रही है, जब हमारा इंटरेस्ट होगा किसी चीज को करने में तभी तो मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पे बताई है हर एक क्वेश्चन की कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स से आती है। जैसे अगर आपको किसी चीज में करने की क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, रुचि है, एंजॉयमेंट मिल रही है एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के मुकाबले, उसके बदले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को कहेंगे विभेदित निर्देश का सिद्धांत है। कौन सा है यहां पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल, टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स इन द सेम वे, सभी स्टूडेंट को सेम वे पर पढ़ाना, टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल्स लर्निंग नीड, जो इंस्ट्रक्शन है उनको टेलर करना, उनको आगे मतलब सही से काम करना टू मीट, ताकि इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स को जो है वो प्राप्त किया जा सके। फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवमेंट स्टूडेंट, जो हाई अचीविंग उपलब्धि वाले, उच्च उपलब्धि वाले जो छात्र हैं उनके ऊपर फोकस करना। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स डिफरेंसेस, स्टूडेंट के डिफरेंसेस को जो है यहाँ पर इग्नोर करने के बारे में बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, सबको जहां पे जिसको जितनी जरूरत है उनकी उतनी हमें जो है वो चीजें प्रोवाइड करनी है। तो टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड, जिसमें हर एक इंडिविजुअल की नीड को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे वो होती है आपकी इंस्ट्रक्शनल, जो आपके पास यहाँ पे नीड पूछी गई थी, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अडेप्ट करती है, इसमें हम अडेप्ट करते हैं जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, जो कंटेंट है, पेस होती है कि किस स्पीड से वो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट, उनकी यहाँ पे जो आपका लर्निंग स्टाइल है वो भी जो है बच्चों के अकॉर्डिंग होगा। रेडीनेस देखी जाएगी कि वो रेडी है या नहीं, रेडीनेस का मतलब है उसका इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है या नहीं, एंजॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं, एंड इंटरेस्ट रेदर देन टीचिंग ऑल स्टूडेंट आइडेंटिकली, स्टूडेंट को आइडेंटिकली अलग अलग नहीं पढ़ाना है, बल्कि यहाँ पे कंटेंट को इस तरीके से हमें रखना है कि जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो शामिल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू कोहल वर्क द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज, जो मॉरल डेवलपमेंट की हाईएस्ट स्टेज के बारे में पूछा है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट मोरालिटी, ये तो हमारे पास यहाँ पर टाइप में आता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट किस में होती है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरालिटी सबसे हाईएस्ट किस में देखने को मिलती है। तो जब हम टाइप में पढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, ये थर्ड, तो सबसे हाईएस्ट मोरालिटी आपको देखने को मिलती है पोस्ट कन्वेंशनल एबिलिटी में, जिसे हम जो है वो उत्तर परंपरागत अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन कोहल वर्क्स थ्योरी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी रिफ्लेक्ट करती है प्रिंसिपल रीजनिंग को, वेयर इंडिविजुअल्स फॉलो, जहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल है वो एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एंड पर्सनल कॉन्शियसनेस रेदर देन द सोसाइटल रोल, मतलब वो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को इतना नहीं मानता है, यहाँ पे सार्वभौमिक तौर पर जो है वो सबके भले के बारे में सोचता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। मतलब खुद के बारे में इतना नहीं सोचेगा जितना कि लोगों के भलाई के बारे में जो है वो यहाँ पे सोचा जाता है, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल के बारे में सोचा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, का प्राइमरी गोल क्या है। टू ग्रेड स्टूडेंट, स्टूडेंट को ग्रेड करना, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस से टाइम पे जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करना, टू कंपेयर स्टूडेंट्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना, फाइनलाइज स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, कि क्या लर्निंग आउटकम मिल रही है उस चीज को फाइनलाइज करना, या ये है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस हो रही है, जिस टाइम पे लर्निंग हो रही है उस टाइम पे उनको चीजों के बीच बीच में जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेसेस। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि वो कंटिन्यूटी पे जो है वो चीजों को क्या कर सके, सीख सके, इंप्रूवमेंट ला सके, ऐसा बताया गया है।
नेक्स्ट है, व्हाट डज होलिस्टिक डेवलपमेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी रेफर टू? बाल मनोविज्ञान में जो समग्र विकास है, जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि जिसमें करिकुलर और को करिकुलर दोनों चीजें आती हैं, किसका उल्लेख करता है? फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक ग्रोथ, सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारे आएंगे। एम्फेसाइजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, के बीच में कंपटीशन को एम्फेसाइज करता है, बढ़ाता है। एंश्योरिंग फिजिकल डेवलपमेंट अलोन, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें कौन सी चीज आ जाएगी, हमारी सारे एस्पेक्ट शामिल होते हैं, जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड भी होता है, खेलने से रिलेटेड भी होता है, यानी कि जिसमें हमारे डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, सारे के सारे एस्पेक्ट यहां पर शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर फीडबैक? का रोल क्या रहता है इन लर्निंग में? सहकर्मी प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है सीखने में? ये टू प्रोवाइड प्रोफेशनल इवैल्यूएशन, क्या ये प्रोफेशनल इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है? टू एनहांस टीचर अथॉरिटी, ये टीचर की अथॉरिटी को बढ़ाता है। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स पर्सपेक्टिवली, यानी कि एनेबल करता है स्टूडेंट को टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीख सके ताकि वो। टू रेनफोर्स रोट मेमोराइजेशन, रटने की प्रक्रिया को यहाँ पे ये एम्फेसाइज करता है। तो किस चीज को बढ़ावा देता है ये यहाँ पे? यह सहकर्मी प्रतिक्रिया का मतलब है कि यहाँ पे एनेबल करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो एक दूसरे से जो है वो सीख सके। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर रिस्पेक्टिवली, क्रमशः एक दूसरे से सीखा जा सके, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, जब वो एक दूसरे को पढ़ाते हैं ना, तो उससे क्या हो जाएगा, उनको रिफ्लेक्शन मिल जाती है कि हमें कहाँ पे जो है हमारी वीकनेस कहाँ पे रह रही है, मैं कहाँ पे भूल रहा हूँ किसी को बताते टाइम, और आपकी जो तैयारी है वो भी वहां से क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे अगेन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा के महत्व पर जोर दिया गया है। लर्निंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी गाइडेंस, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली जो है वो शिक्षण प्राप्त किया जाता है बिना किसी की गाइडेंस के। द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसका रोल होता है लर्निंग के ऊपर। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, ये रटने की चीज के ऊपर फोकस करता है। इंडिविजुअल टेस्टिंग एज द बेस्ट वे टू लर्न, जो इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है, हर एक की इंडिविजुअल तौर पे टेस्टिंग होती है, ये बेस्ट वे होता है आपके पास यहाँ पर लर्निंग का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है ये आता है हमारा वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर। और वाइगोत्स्की किस चीज के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं? सोशल और कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये क्या है? द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, समाज के बीच में रहकर जो है लर्निंग हो सकती है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन करेक्ट आंसर होगा। Vygotsky's ZPD highlights that learners can achieve higher level of understanding with guidance or collaboration than they can alone, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, समाज में जब वो हैं तो वो ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस चरण में क्षमता की भावना विकसित करना शामिल है, जिसमें सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस यानी कि हमारे अंदर इतनी क्षमता आ सकती है, उस क्षमता की भावना को विकसित करना है कि हमारे अंदर है किसी चीज को करने की क्षमता। तो वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, विश्वास बनाम अविश्वास, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी कि स्वायत्ता बनाम हीनता बोल सकते हैं या शर्म बोल सकते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी हो गया, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो क्षमता वाली चीज किस चीज में आएगी हमारे पास? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी है, जहां पर हम क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तो ये जो है एरिक एरिक्सन के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आप यहां पे इसकी डिटेल भी देख सकते हो, बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिस स्टेज अकर्स इन मिडल चाइल्डहुड, एक तो ये होती है मिडल चाइल्डहुड के टाइम पे, वेयर चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स, यहाँ पे जो बच्चा है वो कौशलों को डेवलप करता है और जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं उनको डेवलप करता है। सक्सेस लीड्स टू कॉन्फिडेंस, अगर सक्सेस हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
अगर फेल हो जाएगी तो वो इन्फीरियरिटी, हीनता की चीज को डेवलप करता है यहां पे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, याद रखिएगा फिर इसका, यहां पे किस चीज के बारे में बात हो रही थी, क्षमता को विकसित करने के बारे में, तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, अगर हम रचनात्मक कक्ष की बात करें, द टीचर्स रोल इज प्राइमरली टू, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से है। तो शिक्षक की मुख्य रूप से भूमिका क्या है? ट्रांसमिट नॉलेज डायरेक्टली टू स्टूडेंट, डायरेक्टली जो है नॉलेज को, ज्ञान को स्टूडेंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देना। फैसिलिटेट स्टूडेंट्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि वो खुद से भी समझ सके और खुद के ज्ञान को, खुद से चीजों का को सृजन कर सके, रचना कर सके। ऐसे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली, स्टूडेंट की पहुंच, जितनी उनकी पहुंच है वहां तक जो है वो चीजों को फ्रिक्वेंट बनाना। फोकस सोलली ऑन लेक्चर बेस्ड टीचिंग के ऊपर फोकस करना। तो रचनात्मक कक्षा में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का रोल है कि वो बच्चों को फैसिलिटेटर की तरह हेल्प भी करे ताकि बच्चा जो है वो खुद से चीजों को क्रिएट करे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे क्या बताया गया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एम्फेसाइज गाइडेंस एंड स्कैफोल्डिंग रादर देन अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी हिंट देनी है। स्कैफोल्डिंग हमने पढ़ा ना पीछे अभी, तो सिर्फ हिंट देनी है, थोड़ी सी एनकरेज करना है स्टूडेंट को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि बचपन के विकास में खेल का क्या महत्व है, ये पूछा है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसेंशियल है सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए। इट शुड बी मिनिमाइज्ड इन फेवर ऑफ एकेडमिक लर्निंग, जो एकेडमिक लर्निंग होती है उसके फेवर के लिए ये जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमलाइज्ड होना चाहिए। इट इज अनरिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास से अनरिलेटेड होना चाहिए या होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी टाइप के डेवलपमेंट के लिए, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एक ही क्लास में आपसे वाइगोत्स्की के 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, कौन सी शिक्षण पद्धति वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के साथ सबसे अधिक सुसंगत है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देनी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस या रोट मेमोराइजेशन। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की की थ्योरी में किस चीज के बारे में बताया है, तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में हमने पढ़ा कि क्या करना है, ग्रुप में सीखना, हमने पीछे पढ़ा था ना सोशली चीजों को ग्रुप में करना, तो वो सारी चीजें आती है आपके पास कि जब यहाँ पे कौन सी शिक्षण पद्धति है जो वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के साथ सबसे अधिक सुसंगत है। ऑप्शन नंबर बी कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि जिसे हम सहयोगात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इस चीज की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। क्या कहा गया था, वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड लर्निंग थ्रू सोशल या सोसाइटी या सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो है एम्फेसाइज करते हैं लर्निंग को, कि लर्निंग होनी चाहिए सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान। कोलैबोरेटिव लर्निंग अलाउज स्टूडेंट्स टू को कंस्ट्रक्ट नॉलेज, कि वो क्या करें, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग टुगेदर, और टुगेदर एक साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, ये यहाँ पे बताया गया है। तो असिस्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, ये सारी वाइगोत्स्की के अंदर आती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, जिसमें हमने साइकोलॉजी सेक्शन में जो 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो अगर आप इन सारी कॉन्सेप्ट की जो है डीप डाउन जाकर स्टडी करना चाहते हो या कोर्स को परचेज करना चाहते हो, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक नंबर मैंने आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड कराया है, यहाँ पे मैं अगेन आपको बता रही हूँ, 7018186561। इस नंबर पर आप जो है वो कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
और कोर्स को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कोर्स की बात करूं, कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस अगर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं और आप लोगों को गाइडेंस जो है वो 24/7 रहती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराई जाती हैं, कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों को 3000 रुपीज जो है वो पे करनी है। वन टाइम के लिए आपकी ये फीस है, जब आप एडमिशन लेते हो उसी टाइम आपको पे करना है। ठीक है, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप परचेज करना चाहते हो, ठीक है, अपने कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। वो भी आप लोगों को जो है इस नंबर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।